ये है ओवेन कॉफिन, एक 17 साल का व्हेल हंटर जो पैसिफिक ओशन के बीच अपनी नाव पे खड़ा है। पर आखिर ये इतना डरा हुआ क्यों है? आखिर ये कांप क्यों रहा है? क्योंकि उसके पीछे बंदूक ताने खड़ा है उसका दोस्त चार्ल्स राम्सडेल। लेकिन ओवेन के डर का असली कारण मौत नहीं बल्कि कुछ और था। अब अगले ही पल एक तेज बंदूक की आवाज गूंजती है और ओवेन कॉफिन का शरीर नाव पर गिर जाता है। लेकिन यहाँ पर उसके डर का असली कारण सामने आता है, क्योंकि नाव पर मौजूद उसके साथी अब खाना खाने के लिए तैयार थे और मेन्यू में पता है क्या लिखा था? ओवेन कॉफिन का शरीर। क्योंकि ओवेन की जान उसके दोस्तों ने किसी लड़ाई में नहीं ली थी बल्कि पैसिफिक ओशन में भूख मिटाने के लिए एक लॉटरी खेली थी जिसमें ओवेन हार गया था। पर यह गेम यहीं पर रुकने वाला नहीं था, क्योंकि इस पूरे समुद्र में इन लोगों के जिंदा बचने का सिर्फ एक ही साधन बचा था, इनके खुद के दोस्त। और इनकी इस कंडीशन का कारण था एक व्हेल, जिसने इनके साथ साथ 21 लोगों को पैसिफिक ओशन के बीच बिना खाने पीने के जानवरों की तरह जीने पर मजबूर कर दिया। पर आखिर ये सब हुआ कैसे और मौत का ये लकी ड्रॉ इन लोगों के बीच कैसे और क्यों शुरू हुआ, और आखिर इस सब में एक व्हेल का क्या संबंध है? ये है एसेक्स जहाज की असली कहानी, जिसे आज हम डिटेल में जानेंगे। तो हेलो गाइस, मैं हूं कौशिक और चलिए शुरू करते हैं एक और नए एपिसोड को। साल 1819, नैंटुकेट मैसाचुसेट्स। ये छोटा सा द्वीप अमेरिका के सबसे बड़ी व्हेलिंग इंडस्ट्री का सेंटर था। नाम कभी नहीं सुना है ना? तो ये बात है 19th सेंचुरी की, जब दुनिया में क्रूड ऑयल का अस्तित्व लगभग ना के बराबर था। लेकिन फिर भी चल रही एम्पायर्स की जंग में, हथियारों में, व्हीकल्स में, फैक्ट्रीज में, घरों में, एनर्जी के लिए, रोशनी के लिए या ठंड में गर्मी के लिए, ये सब जगह व्हेल ऑयल का इस्तेमाल होता था। इस ऑयल को निकाला जाता था व्हेल्स का शिकार करने के बाद। ये एक पूरी इंडस्ट्री थी जिसमें हजारों जहाज हर दिन समुद्र में उतरते थे और व्हेल्स का शिकार करने की कोशिश करते थे। और ऐसे ही एक जहाज का नाम था एसेक्स। 20 साल पुराना ये जहाज कई सफल यात्राएं कर चुका था और अब साउथ पैसिफिक ओशन में व्हेल हंटिंग की एक और यात्रा पर निकल रहा था। इसमें सवार थे कैप्टन जॉर्ज पोलार्ड, जो इस जहाज के कमांडर थे, और साथ में थे 20 अनुभवी शिकारी क्रू मेंबर्स जो समुद्र की हर चुनौती से लड़ने के लिए तैयार थे। लेकिन शायद उन्हें यह पता नहीं था कि उनका ये जहाज श्रापित था, जिसके साइंस उन्हें अपनी जर्नी की शुरुआत में ही मिल गए थे। तो अभी इस जहाज को समुद्र में उतरे सिर्फ 2 दिन ही हुए थे जब एक भयंकर तूफान ने एसेक्स को घेर लिया। तेज हवाएं, ऊंची लहरें, गरजती बिजली, ऐसा लग रहा था जैसे समुद्र ने जहाज को निगलने की ठान ली हो। कुछ क्रू मेंबर्स ने डरते हुए कैप्टन को आगे बढ़ने से मना किया, लेकिन कैप्टन पोलार्ड ने उन्हें समझा बुझा कर मना लिया। लेकिन ये कैप्टन की एक बड़ी भूल थी, क्योंकि आगे जो होने वाला था ना, वो किसी बुरे सपने जैसा था। तूफान ने जहाज को भारी नुकसान पहुंचाया। जहाज पर मौजूद 5 छोटी रेस्क्यू बोट्स में से 2 टूट गई और एसेक्स को काफी डैमेज हुआ, जिसके बाद जहाज को जरूरी रिपेयर के लिए एक्वाडोर के तट पर रोका गया। वहीं पर हेनरी डेविड नाम के क्रू मेंबर ने डर के मारे इस जहाज को छोड़ने का फैसला किया, और ये उसकी जिंदगी का सबसे सही फैसला था, क्योंकि इस फैसले से उसने अपने आप को अपने दोस्तों का खाना बनने से रोक लिया था। अब इस वक्त एसेक्स के सभी क्रू की हालत काफी खराब थी, क्योंकि महीनों से समुद्र में भटकने के बावजूद अब तक कोई भी व्हेल शिकार के लिए नहीं मिली थी। तभी उन्हें एक दूसरा व्हेलिंग जहाज समुद्र में जाता हुआ दिखता है। अब जब कैप्टन पोलार्ड उस जहाज के पास गए और अपनी हालत बताई, तो उस जहाज के लोगों ने एक नए व्हेलिंग जोन के बारे में बताया जो 2500 माइल्स दूर था। वहां पर शिकार के लिए भरपूर व्हेल्स मौजूद थी। बस फिर क्या था, कैप्टन पोलार्ड ने तुरंत एसेक्स को उस तरफ मोड़ दिया जहां पर उनका इंतजार उनकी मौत एक व्हेल के रूप में कर रही थी। तो 20 नवंबर 1820, पूरे 1 साल बाद एसेक्स उस नए व्हेलिंग जोन में पहुंच जाता है और वहां पर जैसे बताया गया था बिल्कुल वैसे ही दृश्य मिला था। सैकड़ों की संख्या में व्हेल्स। ये देखकर क्रू की आंखें चमक उठी। सब ये सोचने लगे कि अब तो वो अमीर हो जाएंगे और उनकी किस्मत बदल जाएगी। लेकिन किस्मत तो बदलनी थी, लेकिन बिल्कुल उल्टा, क्योंकि कोई वहां पर उन्हें देख रहा था। एक विशालकाय स्पर्म व्हेल, 80 टन का ये दैत्य समुद्र में शांति से तैर रहा था। लेकिन जल्द ही ये कहानी बदलने वाली थी। उन्हें लग रहा था कि वे शिकारी थे, लेकिन असली शिकारी तो कोई और ही था, और अब ये महासागर उनकी कब्र बनने वाला था।
ये है दुनिया का सबसे बड़ा समुद्र पैसिफिक ओशियन, जहां खो जाना बिल्कुल वैसा ही है जैसे रेत के ढेर में सुई ढूंढना, यानी ढूंढे जाने के चांसेस बिल्कुल ना के बराबर है। फिर भी ये वेल हंटर्स अपनी जान दांव पर लगाकर शिकार के लिए वहां पर आए थे। जैसे ही वेल्स दिखाई दिए, कैप्टन पोलार्ड ने अपने साथियों के साथ 3 छोटी वेलिंग बोट्स समुद्र में उतार दी। हर बोट के अंदर 5 आदमी थे, जिसमें एक हार्पूनर होता था, यानी कि वो आदमी जो एक भाले जैसा हथियार चलाकर वेल का शिकार करेगा और बाकी लोग उसकी मदद करेंगे। वेल का ये शिकार अब शुरू होता है, जिसे नैंटुकेट स्ले राइड कहा जाता है। इनका काम था वेल का पीछा करो, हार्पून मारो और उसे मारकर उसका तेल निकालो। पहली वेलिंग बोट ने एक स्पर्म वेल का पीछा किया। अब जैसे ही हार्पून वेल के शरीर में घुसा, वो घबरा कर भागने लगी। ये वेलिंग बोट में बैठे सभी शिकारियों के लिए क्रूशल मोमेंट होता था। वेल जैसे ही हार्पून के दुख से तड़पती थी, वो अपनी जान बचाने के लिए पागल की तरह पानी में तैरने लगती थी। हार्पून को पकड़कर बोट में बैठे लोग भी इसके साथ तेज रफ्तार से खींच लिए जाते थे। अब इस दौरान बोट के डूबने या किसी क्रू मेंबर के समुद्र में गिरने के चांसेस काफी ज्यादा होते थे। अब ये तब तक चलता रहता था जब तक वेल खून बहने की वजह से थक कर मर नहीं जाता था। इस तरीके से वेल के शिकार पर निकली इन 3 बोट्स में से एक ने अपना शिकार कर लिया था। जब दूसरी वेलिंग बोट ने भी एक बड़ी स्पर्म वेल पर हार्पून मारा, तो कुछ ऐसा होता है जो इन वेल हंटर्स ने कभी सोचा भी नहीं होगा। ये स्पर्म वेल दूसरी वेल्स की तरह शिकार बनने के बजाय अपनी शिकारी को खत्म करना चुनती है। ये कोई आम वेल नहीं थी। 80 टन वजनी 26 मीटर लंबी एक विशालकाय स्पर्म वेल थी, जिसे दूसरी बोट ने हार्पून मारा था। वो दर्द में तड़पने की जगह सीधा पलटती है और बोट पर हमला कर देती है। वेल के अटैक से डरते हुए दूसरी बोट के लोग भागकर एसेक्स शिप में छुप जाते हैं, लेकिन ये उसकी सबसे बड़ी गलती थी, क्योंकि अब इस वेल ने शिप को ही निशाना बना दिया था। वेल तेज रफ्तार से आती है और अपने सर से शिप के नीचे के हिस्से को 2 बार जोर से टक्कर मारती है। शिप पहले ही काफी डैमेज था और ये टक्कर झेल नहीं पाता है। नीचे से शिप टूट जाता है और पानी अंदर भरने लगता है। क्रू मेंबर्स ये समझ चुके थे कि इस वेल से टक्कर लेना उनकी सबसे बड़ी और शायद जीवन की आखिरी गलती थी। एसेक्स अब बच नहीं सकता था। कैप्टन पोलार्ड चिल्लाते हैं, जल्दी से सारा सामान निकालो, ये जहाज डूबने वाला है। क्रू के पास सिर्फ कुछ मिनट बचे थे। उन्होंने जितनी तेज हो सकती थी उसी रफ्तार से इस डूबते जहाज से जो भी बचा सकते थे इकट्ठा किया। कुछ पानी, थोड़ी सी बची कुछ राशन के ब्रेड्स, कुछ कछुए और एक पुरानी बंदूक। लेकिन उनके पास ना कोई रेडियो था, ना जीपीएस था, ना कोई डायरेक्शन बताने वाला कंपास था। अब वो हजारों किलोमीटर दूर खुले आसमान में सिर्फ 3 छोटी बोट्स में फंसे हुए थे। ये कोई वेलिंग मिशन नहीं था, ये एक सर्वाइवल मिशन बन चुका था। और महासागर ने इन 20 लोगों को एक ऐसी जगह पर फेंक दिया था जहां मौत के अलावा कुछ भी नहीं था। कल्पना कीजिए कि आप विशालकाय समुद्र के बीचों बीच खड़े हैं। चारों तरफ सिर्फ पानी, दूर दूर तक कोई भी जमीन नहीं है। आपका जहाज टूटा फूटा है और खाने पीने का सामान खत्म हो रहा है। आपके साथी धीरे धीरे मर रहे हैं और अब उनका शरीर ही आपका आखिरी सहारा है। एसेक्स के बचे हुए 20 नाविक 3 छोटी वेलिंग बोट्स में बैठे थे। चारों तरफ सिर्फ नीला महासागर और मौत की शांति थी। कैप्टन पोलार्ड के पास कोई भी नक्शा नहीं था। वे सिर्फ अंदाजे के आधार पर दिशा तय कर सकते थे। उन्होंने तय किया कि वे चिले के तट तक पहुंचने की कोशिश करेंगे। ये यात्रा 60 दिनों का था, लेकिन उनके पास खाना और पानी बहुत ही कम था। अब पहले 3 दिन तक तो सभी ने मिलकर आधा गिलास पानी और एक बिस्किट पर गुजारा कर लिया, लेकिन जैसे जैसे दिन बीतते गए हालात और बुरे होने लगे। सूरज की गर्मी इतनी तेज थी कि उनकी त्वचा जलने लगी, उनकी आंखों में लाली आ गई, होंठ फट गए। भूख इतनी भयंकर थी कि कुछ क्रू मेंबर्स ने अपने चमड़े के जूते चबाने शुरू कर दिए। तभी उन्हें कुछ दिखता है। 22 दिसंबर 1820, 25 दिन समुद्र में भटकने के बाद उन्होंने जमीन देखी। सभी को लगा मानो वे बच गए हैं। सभी लोग खुशी के मारे चिल्लाने लगे। उन्होंने अपनी सारी ताकत लगाकर इस द्वीप तक पहुंचने की कोशिश की और जब वे उतरे तो उन्हें लगा कि अब वे सुरक्षित हैं। लेकिन जैसे ही उन्होंने चारों तरफ देखा, उनका दिल दहल गया। ये एक इनहैबिटेबल आइलैंड था जहां किसी इंसानी बस्ती का नामो निशान तक नहीं था। सिर्फ कुछ पंछी और केकड़े थे। फिर भी उन्होंने 3 दिनों तक जितना हो सके उतना पानी जमा कर लिया।
यदि हम यहाँ पर रहे तो हम भूख से मर जाएंगे। फिर कैप्टन पोलार्ड ने एक और बड़ा फैसला लिया। वे फिर से समुद्र में जाने वाले थे, लेकिन 3 नाविकों ने इससे मानने से इनकार कर दिया। हम यहीं रहेंगे, यहाँ कम से कम जमीन तो है। कैप्टन पोलार्ड ने उन्हें छोड़ने का फैसला किया। अब उनकी बोट्स में सिर्फ 17 लोग ही बचे थे। अब दोस्तों भूख और प्यास नाविकों पर हावी होने लगा था। फिर पहली मौत होती है मैथ्यू जॉय की, जो नाविकों में सबसे बुजुर्ग थे। भूख और कमजोरी ने उसे तोड़ दिया था। वो मर चुके हैं, क्या करे? इससे पहले कि कोई कुछ कहे, एक नाविक बोला, हमें उसका मांस खाना होगा। पूरा दल सन्न रह गया, किसी ने कुछ नहीं कहा। लेकिन कुछ घंटों बाद जो हुआ वो इंसानियत के इतिहास का सबसे अंधेरा मोड़ था। हमारे पास कोई और रास्ता नहीं है। भूख अब इतनी बढ़ चुकी थी कि उन्होंने पहली बार इंसान का मांस खाया। पहले छोटे छोटे टुकड़े काटे गए, फिर उसे सुखाया गया ताकि वो ज्यादा दिनों तक चल सके। धीरे धीरे सबने खाना शुरू कर दिया। जो इंसान कल तक उनका दोस्त था, अब वे उनके शरीर को खा रहे थे। जब हालात और बिगड़ने लगे तो कुछ ही दिनों बाद एक और नाविक मर जाता है। अब ये एक सामान्य बात हो चुकी थी। अगर कोई मरता तो उसका मांस खा लिया जाता था। लेकिन अब उनके सामने एक नई समस्या खड़ी हो जाती है। अब कोई और नहीं मर रहा था, भूख बढ़ती जा रही थी और अब उनके पास खाने के लिए कोई भी लाश नहीं थी। सबसे भयावह फैसला, अगला कौन मरेगा? अब सबसे भयंकर निर्णय लिया गया। अब हमें यह तय करना होगा कि अगला कौन मरेगा। उन्होंने लॉटरी सिस्टम बनाया। हर नाविक ने एक छोटी सी पर्ची उठाई, जिसका नाम निकलेगा उसे मार दिया जाएगा। लॉटरी का गेम पूरा होता है। सबकी सांसें थम गई थी। जिसका नाम निकला था वो था ओवेन कॉफिन। वो सिर्फ 17 साल का था। मैं तैयार हूँ, उसने कहा। कैप्टन पोलार्ड ने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन उसने इनकार कर दिया। फिर चारों तरफ सन्नाटा छा गया। एक साथी नाविक ने बंदूक उठाई, गोली चली और ओवेन मर चुका था। कैप्टन पोलार्ड और बाकी नाविकों के लिए नरभक्षण अब सामान्य बन चुका था। अब कोई पछतावा नहीं था, अब ये उनके लिए जरूरी बन चुका था। हमें मरना नहीं है, हम इसे करते रहेंगे। अब वे खुद एक दूसरे को मारने लगे थे, सिर्फ जिंदा रहने के लिए। अब ये एक समुद्री त्रासदी बन गई थी। ये एक नरभक्षी व्यथा बन चुकी थी। लेकिन क्या वे इस नरक से बच पाएंगे? अब ये सिर्फ समय की बात थी। अब तक वे इस भयानक स्थिति में इस हद तक पहुंच चुके थे कि उन्होंने आपस में यह तय कर लिया था कि अगला कौन मरेगा। वे जानते थे कि इस दौरान किसी की भी जान जा सकती थी, लेकिन कोई भी नहीं चाहता था कि अगला नंबर उसका ही हो। ये एक ऐसा जीवन मरण का खेल बन चुका था जिसमें हर कोई दूसरे को मरते हुए देखना चाहता था, पर खुद नहीं मरना चाहता था। एक और बोट जिसमें ओवेन, चेज और उसके साथी थे, वो भी इसी हालत में जीने को मजबूर थे। वे पहले ही 3 लोगों को खा चुके थे, लेकिन अब कोई और मरने को तैयार ही नहीं था। भूख से बेहाल ये लोग अपनी मौत का इंतजार नहीं कर सकते थे और इसीलिए उन्होंने भी वही किया जो कैप्टन पोलार्ड की बोट में हो चुका था। किसी एक को चुना गया। अब निर्णय लेने का तरीका बिल्कुल स्पष्ट हो चुका था। सिर्फ एक नाम निकाला जाता और वही व्यक्ति उनकी भूख का शिकार बनता। जो कभी दोस्त थे, जो एक साथ हंसकर अपनी यात्रा का आनंद लेते थे, आज एक दूसरे के जीवन के सबसे बड़े दुश्मन बन चुके थे। लेकिन फिर एक चमत्कार होता है। अचानक ही ओवेन, चेज की बोट के ऊपर एक बड़ी परछाई आई। पहले तो उन्हें विश्वास नहीं हुआ। क्या ये भी कोई भ्रम था या फिर उनका दिमाग उनके साथ कोई खेल खेल रहा था? लेकिन जब वो जहाज धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ने लगा, तब उन्हें समझ में आया कि वे बच गए थे। 89 दिन बीत चुके थे जब एसेक्स पर स्पर्म वेल का हमला हुआ था। समुद्र के बीच बिना किसी सहारे के भटक रही 3 छोटी बोट्स, जिसमें सिर्फ मुर्दा शरीर और जीने की एक अंतिम आशा बाकी थी। लेकिन फिर एक जहाज इंडियन ने एक छोटी वेल बोट को समुद्र में बिना दिशा भटकता देखा। ओवेन, चेज, बेंजामिन लॉरेंस और थॉमस निकोलसन इसी बोट में थे। ये वो बोट थी जिसे इंडियन नाम के एक शिप ने देखा था और उन्हें बचाया था। अब ये पल सिर्फ एक रेस्क्यू नहीं था, बल्कि मौत के समुद्र में डूब रहे जीवन का अंतिम वरदान था। 4 दिन बाद दूसरी बोट भी ढूंढ ली गई। इस बार एक नैंटुकेट व्हेलिंग शिप डॉल्फिन ने दूसरी बोट देखी, जिसमें कैप्टन पोलार्ड और चार्ल्स रैम्सडेल थे। लेकिन जो नजारा उन्होंने देखा
उससे उनका दिल कांप गया था। ये लोग सिर्फ बचे हुए नौवाई नहीं थे, ये अपने मरे हुए साथियों के हड्डी चमड़े चबा रहे थे। भूख ने उन्हें इस हद तक पहुंचा दिया था कि जब उन्हें बचाने के लिए लोग आए तो इन दोनों ने उन पर हमला कर दिया। उन्होंने सोचा कि कहीं कोई इनका प्रीसियस कार्गो ऑफ बोन्स उससे छीन ना ले। इस समय तक ये लोग इतने ज्यादा भ्रम में जी रहे थे कि वे अपनी मदद करने आए लोगों को भी अपना दुश्मन समझने लगे थे। ये समुद्र की सबसे भयानक कहानी बन चुकी थी, जहां जीने के लिए इंसान के मांस खाने पर मजबूर हो गया था। इस रेस्क्यू के बाद एक सब्सिक्वेंट रेस्क्यू मिशन भेजा गया, जिसमें उन 3 नाविकों को ढूंढने की कोशिश की गई जो हेंडरसन आइलैंड पर रुके थे और वापस समुद्र में जाने से इनकार कर दिया था। मिराकुलसली ये 3 लोग जिंदा मिले और अच्छी सेहत में थे। उन्होंने भले ही समुद्र में आगे बढ़ने से इनकार कर दिया था, लेकिन यही फैसला उनकी जान बचाने का कारण बना। इस रेस्क्यू के साथ ही एसेक्स की कहानी में बचने वालों की गिनती सिर्फ 8 तक सीमित रह गई थी। टोटल 12 लोग मर चुके थे। इनमें से 7 लोगों को उन्हीं के साथियों ने खा लिया था। समुद्र ने इन्हें सिर्फ भटकाया नहीं था, बल्कि उन्हें एक ऐसी यात्रा में धकेल दिया था जिसमें इंसानियत और जीने की चाहत आपस में लड़ रही थी। ये कोई समुद्री कहानी नहीं थी, बल्कि ये एक ऐसी दास्तां थी जिसमें इंसान का दुश्मन बन गया था। लेकिन यही सवाल आज भी खड़ा है, अगर आप उनके जगह पर होते तो क्या आप भी वही करते? नीचे कमेंट सेक्शन खुला है, अपनी राय लिखकर जरूर बताना। दोस्तों, कैसी लगी आपको ये कहानी मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताना। वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक कर देना, अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना। अगर आप नए हो चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ नोटिफिकेशन बेल ऑन कर देना। और अगर आपको ये कहानी पसंद आई ना, तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप अगली कहानी इसे जाकर जरूर देखना, जिसमें कुछ इसी तरह की इंसिडेंट होती है, जिसमें शार्क्स एक डूब चुके जहाज के क्रू मेंबर्स जो कि बचे हुए थे और समुद्र में तैर रहे थे, उन्हें एक एक करके शिकार बनाने लगते हैं। इस इवेंट को द ग्रेटेस्ट शार्क अटैक इन द हिस्ट्री कहा जाता है। इस कहानी को जानने के लिए इस वीडियो को जाकर देखो, बहुत इंटरेस्टिंग है। मैं मिलता हूं आपको नेक्स्ट एपिसोड के साथ, तब तक के लिए बाय, जय हिंद।